कई बार इतिहास का चक्र इतनी तेजी से घूमता है। आई रिमेम्बर इट वाज 21st ऑफ जुलाई। शाम को मैं कुछ काम कर रहा था तो कोई दोस्त आए कहने के लिए कि वो पता है प्रशांत जी का केस। कौन सा केस? प्रशांत जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं, ये तो शायद उन्होंने कोई 2-3 हफ्ता पहले किया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। कैसे कैसे आ जाएगा? नहीं, खबर आई है। और एक उनका कोई इंटरव्यू भी है, कोई कहा था उन्होंने कि आधे जज बेईमान हैं। तो बहुत पुराना केस है। वो दोनों केस आ रहे हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं भाई? लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वक्त वर्चुअली कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सुपर अर्जेंट चीजों को अटेंड किया जा रहा है। तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी, वो कुछ चलता है, रूटीन कुछ प्रोसेसेस हो रहे होंगे, देयर इज नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट। लेकिन शाम को पता लगा कि दोनों केस लिस्ट हो गए हैं। पता लगा दोनों ही केस जस्टिस अरुण मिश्रा के पास चले गए हैं। बेंच है जिसको जस्टिस अरुण मिश्रा हेड कर रहे हैं। और पता लगा कि उसकी सुनवाई बस अब 3-4 दिन में शुरू होने वाली है। तब हमारा माथा ठनका, पूरा मीडिया, सब लोग सोचने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है। उस वक्त लोगों के मन में तरह तरह के संदेह आए, सब तरह के एलिगेशंस भी फ्लोट किए, क्योंकि ऐसी कोई चीज आती है लोगों के मन में तमाम तरह की बातें आती हैं। तो उस वक्त, आज से कोई 1 महीना पहले, मैं 19 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 21 जुलाई की, जिस दिन पहली बार हमें पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या क्या विचार आए। तो कई लोगों ने कहा कि देखो, ये हो ना हो, ये इस देश के अंदर तमाम लोगों का जो डिसेंटिंग ओपिनियन रखते हैं, जो इस सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश है। दूसरों ने कहा ना भाई, सरकार थोड़ी कर रही है, ये तो कोर्ट कर रहा है। कहा गया कि नहीं, आप देखना क्या होगा, अब इस मामले को झटपट इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह से 2 सितंबर से पहले इस मामले को निपटाया जाएगा। मैंने कहा 2 सितंबर को क्या खास बात है? तब पता लगा 2 सितंबर को जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायर हो रहे हैं। मैंने कहा ये तो कोई कंपल्सरी नहीं होता कि कोई जज के रिटायर होने से पहले ही केस हो। बहुत केसेस चलते रहते हैं, जजेस रिटायर होते हैं, बेंचेस बदलती रहती हैं, नए जजेस ज्वाइन कर लेते हैं। मगर मुझे कई जानकार लोगों ने कहा कि नहीं, तुम देखना, 2 सितंबर से पहले होगा, जस्टिस अरुण मिश्रा के जाने से पहले फैसला सुनाया जाएगा और प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाया जाएगा। हो ना हो, खेल ही है। दूसरों ने कहा नहीं, ऐसे आप न मानिए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के काम करेगा। न्याय का मंदिर है, अंतिम मंदिर है, न्याय के प्रोसीजर है, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उन सब का पालन किया जाएगा। ऐसे थोड़ी सब चीजों को साइड में किया जा सकता है। तो 21 जुलाई को ये मामला शुरू हुआ। लगता था प्रशांत भूषण कटघरे में है। फिर उसके बाद दूसरे केस आने शुरू हुए, सुनवाई शुरू हुई, और अचानक 20 अगस्त को समझिए पासा पलट गया। 20 अगस्त को जो सुनवाई हुई, जिसमें आप में से कई लोग शामिल रहे होंगे, हम सब लोगों ने मिलकर जो हम देखेंगे कार्यक्रम किया था, वो जो सुनवाई हुई उसमें पासा पलट गया। ऐसा लगा कि अब कटघरे में प्रशांत भूषण नहीं, इस देश की न्यायपालिका खड़ी है। ऐसा लगा कि प्रशांत भूषण समय की मोहलत नहीं मांग रहे, समय की मोहलत जज साहब मांग रहे हैं। ऐसा लगा कि अब ये केस एक नया स्वरूप ले चुका है। ये केस कोर्ट की अदालत से बाहर आके जनता की अदालत में पहुंच रहा है। तो आज अपने इस फेसबुक लाइव में हम सारा फोकस इसी केस पे रखेंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन 20 अगस्त को जो लगा, वो ऐसा लगा कि इस देश में कुछ ऐतिहासिक बड़े मुकदमे हुए हैं, कुछ वैसा मामला हुआ है। गांधी जी के खिलाफ अंग्रेजों ने मुकदमे चलाए थे, 1 से ज्यादा। 2 बार मुकदमे चलाए भारत में, उसके बाद उन्होंने मुकदमे चलाने बंद कर दिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मुकदमे से अंग्रेज सरकार को नुकसान, क्योंकि उन मुकदमों में एक स्टेज के बाद होता ये था कि सरकार, कॉलोनियल सरकार, अंग्रेज सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाती थी। गांधी अपने मुकदमे को अंग्रेज सरकार के खिलाफ मुकदमे में बदल देते थे, और हालत यहां तक होती थी कि जजेस जो गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते थे, वो जज कहते थे, मैं
जजमेंट दे तो रहा हूं, लेकिन अगर क्योंकि कानून में लिखा है इतना तो देना ही पड़ेगा, और ये व्यक्ति खुद मेरे सामने कह रहा है कि मेरे को हाईएस्ट पनिशमेंट दो, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह की रियायत हो जाए तो मुझसे खुश कोई ना होगा। जज ये जजमेंट में लिखते हैं गांधी के बारे में। एक जज ने गांधी को जुर्माना किया, कहा कि मैं जज हूं, मेरा फर्ज बनता है जुर्माना करना क्योंकि ये तो लिखा हुआ है, लेकिन जज ने खुद अपने जेब से वो जुर्माना भर दिया। इस तरह के इतिहास की जो बड़ी घटनाएं हैं, कुछ वो घटनाएं याद आती हैं। तो अगले 20-25 मिनट में हम आपको ये मामले क्या हैं, कहां तक पहुंचे हैं, इस वक्त हम कहां खड़े हैं और क्या होने वाला है, और इसके व्यापक लार्जर इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस सब पे बात करेंगे, एक ओवरव्यू देंगे, और उसके बाद आपके सवाल जवाब भी करेंगे, क्योंकि आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट वीक बनने वाला है। सबके मन में सवाल है। प्रशांत भूषण का सवाल अब के देश के 2-4 लोगों का सवाल तो है नहीं। इस वक्त अखबारों की हेडलाइन में है, फ्रंट पेज पे है, प्रशांत भूषण के बारे में काफी कुछ लिखा जा रहा है, मौका पाके लोग कीचड़ भी उछाल रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आपको एक पूरा, ताकि अगले 20 मिनट में आपको पूरा समझ आ जाए कि भाई ये मामला है क्या, और क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इसमें आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथी अवीक साहा को। अवीक साहा जो कि कानूनविद भी हैं, खुद वकील हैं, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, स्वराज अभियान के जनरल सेक्रेटरी अवीक भाई कलकत्ता से जुड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा जब हमने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का आंखों देखा हाल सुनाया था, तो महाभारत के संजय की भूमिका अवीक भाई की थी। तो अवीक भाई, स्वागत है आपका। हम ओवरव्यू देना चाह रहे थे इस सारी बातचीत का, तो हम बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। प्रशांत भूषण के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे सरकार अचानक ले आई है। पहला मुकदमा है जो उनकी 2 ट्वीट्स के बारे में है, जो 26 और 29 जून को उन्होंने, 27 और 29, 27 एंड 29 जून को उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं, उसके बारे में मुकदमा है। और दूसरा मुकदमा जो है वो बहुत पुराना है, 2009 का जो इंटरव्यू उन्होंने तहलका मैगजीन को दिया था, उसके बारे में मुकदमा है। वो मुकदमा तब शुरू भी हुआ था, 2012 तक उसकी सुनवाई हुई थी, फिर उसके बाद अचानक रुक गया था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उसको भी ले आया गया। तो शुरू में जो सवाल थे वो मैं जस्ट दोहरा देता हूं अगर आपको उसमें कोई ऐड करना हो तो। जैसे ही ये केस आया, कई लीगल क्वेश्चंस उठे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा हुआ है कि इस टाइम सिर्फ अर्जेंट और बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन सुने जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वेश्चन नहीं सुन रहा है, जो इस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की चैलेंज को नहीं सुन रहा है, कश्मीर की चैलेंज को नहीं सुन रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इस सवाल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कि वो जो पिटीशन थी, इतनी हास्यास्पद पिटीशन, बिल्कुल इट वाज अ जोक ऑफ अ पिटीशन, उसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कैसे कर रहा है? ये तो कोई सेशन कोर्ट में भी जाती, वहां भी फेंक देता कोई उसको। क्वेश्चन नंबर 3, इस पिटीशन को दायर करने से पहले जो अटॉर्नी जनरल की परमिशन लेनी चाहिए, जो ट्वीट वाली थी पिटीशन, वो उनकी परमिशन क्यों नहीं ली गई? क्वेश्चन नंबर 4, कि ये दोनों के दोनों केसेस जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने क्यों लगे, जबकि जस्टिस अरुण मिश्रा और प्रशांत जी का एक हिस्ट्री है। प्रशांत जी जस्टिस अरुण मिश्रा के कुछ ऐसे कंडक्ट पे 2 बार टिप्पणी कर चुके हैं जो प्रशांत जी के हिसाब से एक जुडिशरी के लिए, एक जज के लिए उचित कंडक्ट नहीं था। और जस्टिस मिश्रा कोर्ट में 2-3 बार प्रशांत भूषण को लगभग धमकाने की शैली में बोल चुके थे, तुम कंटेम्प्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो ऐसा क्यों आया? ये 3 सवाल थे जिससे सारी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन अवीक भाई, मैं चाहता हूं कि अब आप सिस्टमेटिकली हम जाएं एक एक केस के बारे में, क्या था, क्या हुआ है, क्योंकि पिछले 5-7 दिन से सारी चर्चा अब ट्वीट वाले मामले पे चल रही है। दूसरे केस को हम भूल गए, दूसरे केस को हम तहलका इंटरव्यू केस कहेंगे और इस वाले को ट्वीट केस कहेंगे। तो तहलका इंटरव्यू केस एग्जैक्टली कहां खड़ा है, क्योंकि हम भूल गए हैं, और उसकी भी तो अभी आने वाली है 25 को, उसकी भी तो हियरिंग होने वाली है। तो
तहलका इंटरव्यू केस 2009 वाला इस वक्त कहां खड़ा है, पिछले 1 महीने में क्या हुआ है उसमें? योगेंद्र जी, कहां खड़ा है का जवाब बहुत साधारण सिंपल है। लास्ट टाइम इसका जब हियरिंग हुआ, कोर्ट ने कहा कि हाँ, हमें लग रहा है इस केस में कुछ बुनियादी प्रश्न हैं जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, और उनकी तरफ से 2 सुझाव आया कि ये इश्यूज फ्रेम हो सकता है, और उन्होंने लगभग मन बना लिया है कि इसको एक लार्जर बेंच, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, 5 जज या उससे अधिक जज होते हैं उस बेंच में, उसमें रेफर करने का ऐसा हमें तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि ऐसा वो करेंगे। उन्होंने उस दिन ये भी कहा था शांति भूषण जी को और राजीव धवन जी को कि आपकी तरफ से भी इश्यूज जो है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर होना चाहिए, इसको हम इश्यूज कहते हैं कानूनी भाषा में, वो इश्यूज आप भी सजेशन दे और उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो जहां तक भाषा में कहूं तो मामला थोड़ा सा टल रहा है उस वाले केस के अंदर, ऐसा हो रहा है, और वी कैन नॉट बी श्योर। मैं टल रहा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, उसमें समझ ज्यादा बन रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशांत जी का 2009 से आज 2020 तक वो जो तहलका इंटरव्यू केस चला है, उसमें 2012 के बीच से करीब वो केस ड्रॉप हुआ। उसके बाद जब केस शुरू हुआ और आज तक 17 चीफ जस्टिस हुए हैं। जो वो केस को अंतिम बार सुने थे जस्टिस अल्तमस कबीर, बाद में खुद ही चीफ जस्टिस बने थे, और कोई भी चीफ जस्टिस इस बीच में इस केस को उठाने की जरूरत नहीं समझी। अब बात यह भी है कि उस केस में कुछ गंभीर तथ्य के साथ प्रशांत जी ने आरोप लगाया था। उनका ये नहीं कहना था कि मेरे हिसाब से, मुझे तो लगता है ये जज जो है वो कोई अन्याय काम किए। उन्होंने बिल्कुल जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ऐसा इंफॉर्मेशन लगा के कि उन्होंने कहा। एब्सोल्युटली, मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं सब लोगों के लिए। देखिए, सबके मन में आता है कि प्रशांत भूषण ने क्या कह दिया यार, ये कह दिया कि आधे जज बेईमान है। बताओ, ऐसी भी कोई बात कहने की होती है? ये हल्की बात नहीं थी। प्रशांत भूषण ने उसके बाद एफिडेविट दिए हैं, और आप खुद वो एफिडेविट पढ़ना चाहें तो स्वराज अभियान की वेबसाइट पे जाइए, swarajabhiyan.org। उसमें प्रशांत भूषण के 3 एफिडेविट है, पढ़े हुए हैं। आप खासतौर पे एफिडेविट नंबर 2 जो है उसको पढ़िएगा। प्रशांत भूषण ने एक चीफ जस्टिस का नाम लिया है, 8 चीफ जस्टिस के कुल मिला के नाम लिए हैं। उनके बारे में बहुत डिटेल्ड एविडेंस दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्यों गलत किया, और पूरे प्रमाण के साथ, मतलब हल्के मामले नहीं है, पूरे प्रमाण के साथ दिए हैं। शायद ये वो वजह है अजीत अबीक भाई जिसकी वजह से कोई भी इसको छूने से डरता है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसके अंदर हाथ दिया तो पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा और क्या कुछ हो जाएगा। कुछ ये मामला है। मुझे वकील होने के नाते मुझे यही लगता है कि वो पिटीशन जो है, उस कार्रवाई में जितने पिटीशन प्रशांत जी ने फाइल किया, वो इतना घातक है कि उसको छूने से सुप्रीम कोर्ट को अपने आप गंगा स्नान करना पड़ेगा। उसमें सचमुच ऐसा एविडेंस है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, और मैं जो कह रहा था कि 11 साल केस चला है, आज तक एक भी ऑर्डर नहीं हुआ कि चलो इंटरनल कमिटी इसको इन्वेस्टिगेट कर ले कि प्रशांत जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये जो कमी है, पिछले दिनों जो ऑर्डर हुआ इस केस में, वो 2 बातें हैं कि एक, कि कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आरोप उठाना है और आरोप लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। आज किसी के पास, मैं 30 साल लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोई प्रोसीजर मालूम नहीं। आप एफिडेविट करके बताएंगे तो मेरे पास लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, वो हमारे सिटिंग जज जस्टिस चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों है, उनका जजमेंट है। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहिए। क्या आप ट्वीट करेंगे? तो अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए। क्या आप कोर्ट में मेंशन करेंगे? कोर्ट में मेंशन करने से कोई सबूत नहीं रहता है। आपने कहा, हवा में बात उड़ गई। तो कोई प्रोसेस जो नहीं है, ये प्रोसेस क्या होगा जजों के खिलाफ आरोप का, वो एक इशू है। और दूसरा इशू, तो ये जो मैं सिर्फ कह रहा था कि देखिए, जो ये तहलका इंटरव्यू वाला केस 2009 का केस है, शुरू हुआ तो लगा कि पहले दिन ही, जब पहली हियरिंग हुई तो लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसी दिन ही प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन से
उन्होंने जज साहब ने कहा, याद है वही वाला केस है जिसमें उन्होंने प्रोसीडिंग्स को म्यूट करवा दिया, कहा कि मैं वकील से फोन पे बात करूंगा, तो मिश्रा जी धवन से फोन पर बात कर रहे थे और मुख्यतः कह रहे थे कि भाई तुम प्रशांत भूषण को कहो कि माफी दे दे, माफी मांग ले तो हम केस को बंद कर देंगे। वहां पे प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार किया, तो फिर मामला आगे बढ़ा। लेकिन जब आगे बढ़ा तो कहीं ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पांव खींच लिए। सच बात ये अवीक भाई कि मेरी उम्मीद थी कि ये केस सुना जाएगा, मैंने लिखा भी था कहते हुए कि आई वांट दिस केस टू बी हर्ड। ये जो पूरी एविडेंस है कहीं तो सामने आए, कुछ तो देश में चर्चा हो कि भाई क्या क्या चीजें हुई हैं इस देश के अंदर। और लोगों के मन में ये जो इंप्रेशन है कि प्रशांत भूषण पता नहीं कुछ कुछ बोल देते हैं, लक्ष्मण रेखा को लांग देते हैं। लक्ष्मण रेखा किसने लांघी थी, देश को पता तो लगना चाहिए। तो ये, मगर आपकी बात से लगता है कि ऐसी सुनवाई अभी होने वाली नहीं है, अब कुछ ज्यादा हायर प्रिंस, क्योंकि वहां पे जस्टिस मिश्रा ने कहा कि नहीं मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, मैं इस सिद्धांत पे चर्चा करना चाहता हूं कि क्या आप किसी भी जज को करप्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। और प्रशांत भूषण ने जो करप्शन के एविडेंस दिए थे उस पे उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं करना चाहते। क्या ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो गलत है। लेकिन आज के दिन ये कई बार ये बात उठी है, कई कोर्टों के सामने उठी है कि प्रोसेस क्या होगा, जजेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्योंकि इसमें हमारे संविधान में कोई स्पष्ट तरीका दी हुई नहीं। तो मैं अंग्रेजी में ये कहता हूँ ना, जजेस जज जजेस, तो उसमें समझ में नहीं आता आरोपी कौन है, विचार कौन कर रहा है, उसका पद्धति क्या है। तो ये सब एक बार के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट पॉसिबल बेंच, जो एडीएम जबलपुर के समय हुआ था, उतना बड़ा बेंच बैठे, क्योंकि ये जुडिशियरी का इंटरनल क्लैरिटी, इंटरनल क्लेंजिंग की मामला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से कम नहीं है, हमारे संविधान का मंदिर है वो। तो उसके ऊपर आरोप ऐसे हल्के से लगना नहीं चाहिए, और लगे तो उसकी तहकीकात जो है वो संपूर्ण ऐसे पद्धति से होना चाहिए जो लोगों को पता चले, कोई गुप्त तरीके से नहीं हो कि कोई जज किसी के कान में फुसफुसा के बता रहा है कि तुम इसको बैठ जाओ। बात यह है ना योगेंद्र जी कि जजेस के बारे में, करप्शन के बारे में कम से कम लीगल कम्युनिटी में हर शाम को चर्चा होती है जी। हर कोर्ट जजेस, हर शहर की जजेस, लॉयर्स इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन इसको खोल के और एक प्रोसेस बना के काम जो करना जरूरी है, वो इस वक्त का समय का बुलावा है ये, और तो ये होना चाहिए है कि इस केस से ये एक बड़ा फायदा हो सकता है कि आखिर इस देश में कोई एक प्रोसेस बन जाए कि भाई जजेस के बारे में, जजेस के अगर किसी को महसूस होता है कि करप्शन है, जो कि चर्चा कानाफूसी में रोज कॉरिडोर्स में हुआ करती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, कानाफूसी की बजाय देयर शुड बी ए क्लियर प्रोसेस बन सकती है। लेकिन इसका मतलब ऑपरेटिवली ये भी है अवीक भाई कि ये मामला अभी, इस पे फैसला अगले 5-10 दिनों में नहीं आने वाला। ये जो पहले सब कहो था कि ये 2009 के इस केस को उठाया जा रहा है और देखना 2 सितंबर से पहले फैसला आ जाएगा। 2 सितंबर बड़ी क्रिटिकल डेट बन गई, तो 2 सितंबर से पहला इस केस में नहीं आने वाला फैसला। जी, ये बेंच जो अरुण मिश्रा जी हेड कर रहे हैं, इसका रवैया देख के तो लग रहा था ओरिजिनली इनका सोच ये था कि इसको जल्दी जल्दी निपटा दे और प्रशांत भूषण को सजा करवा दे। लेकिन बात यह है, जो संवैधानिक बात उठ गई है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने केस को ले जाना है, एक ये कोरोना में वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बैठना नहीं चाहिए। तो इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सिर्फ प्रशांत जी या श्याम दीवान जी या दुष्यंत दवे जी आर्गू करे इसके ऊपर नहीं है। देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स को इस पर राय रखना चाहिए। They should have the right to address the court, and the court should be a very large court hearing this most important issue. So ये तो कोरोना काल के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, जब कोर्ट नॉर्मली फंक्शन करेंगे, तभी इसकी सुनवाई होगी। ऐसा आपकी ये उम्मीद है? 1 मिनट के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भाई, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपको उम्मीद है कि अब जो ये मामला आ रहा है, क्योंकि 25th पे मामला दोबारा कोर्ट में आएगा। जी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी अभी भाई, तो इसलिए मैं बोलना शुरू किया। तो आपकी उम्मीद ये है कि ये मामला
बीच में कट गया था, माफ कीजिएगा। हाँ, अविक भाई आप अपनी बात जारी रखें। मैं ये कह रहा था कि आपकी बात, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल बीच में स्नैग हो गया था, मैं कह रहा था कि इसका मतलब है कि 24th को जब ये मामला आना है, पर अब कल पता लगा है कि 24th नहीं, अब 25th को आ रहा है ये, तो उसमें आपको लगता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि कोर्ट कहेगा कि हम इसको एक लार्जर बेंच को रेफर कर रहे हैं, तो अभी ना इसका फैसला होगा ना कोई पनिशमेंट होगा, तो इसमें ऑर्डर नहीं आने वाला, पनिशमेंट अभी नहीं होने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे चला जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे गया तो फिर कई महीने का मामला है, कुछ इमीडिएट इसके अंदर नहीं होने वाला, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है? जी, और कोर्ट ने अपना मन तो बता ही दिया है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे रेफर करना चाहिए। उन्होंने खुद ही क्वेश्चन दोनों फ्रेम किया है, तो इसका मतलब उसी दिशा में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन फ्रेम करना और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजना दोनों एक ही चीज है। मैं वकील नहीं हूं इसलिए पूछ रहा हूं। क्वेश्चन फ्रेम करके वो खुद भी तो आंसर कर सकते हैं उसका। जी, उन्होंने ये नहीं कहा स्पष्ट रूप में कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए, वो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के विषय में क्वेश्चन होगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में एक डिसीजन लेंगे, वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट का बैठ के कानूनन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली लार्जर बेंच चाहिए। तो ये कॉमन सेंस बात है। सो फॉर द टाइम बीइंग इस मामले को अभी हम भूल जाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट देगी, फिर वो वापस आएगा, फिर प्रशांत भूषण के गिल्ट के बारे में चर्चा होगी, उसके लाइट में वो प्रिंसिपल जो बनेंगे उसकी लाइट में बाद में तय होगा कि प्रशांत भूषण को अपराधी घोषित किया जाए न किया जाए, उनकी एविडेंस पे विचार किया जाए न किया जाए, सारे फैसले बाद में होंगे हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, जो सबसे इस वक्त जो सबसे हॉट है, जो 2 ट्वीट वाला, जो ओरिजिनली मैंने सोचा था वो हल्का मुकदमा है, लेकिन वो जरा ज्यादा भारी हो गया है इस वक्त। 2 ट्वीट वाला मुकदमा जिसके अंदर शुरू हुआ और उसमें एक दिन सुनवाई हुई। दुष्यंत दवे ने अपनी बात रखी, बात रखने के दौरान उन्होंने काफी कड़वे सवाल भी पूछे, और उसके सुनवाई पूरी होने के बाद 14 तारीख को कोर्ट ने सीधा जजमेंट सुना दिया। एक बार हियरिंग और उसके बाद जजमेंट। क्या नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी से चीजें हो जाती हैं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, स्पेशली बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें और लेंथी हियरिंग होना चाहिए था। और सबको याद होगा कि शांति भूषण जी, जो इंडिया के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत बड़ा वकील है, उन्होंने बार बार कहा था इस तरह की इंपॉर्टेंट केस को आपको इस तरह वर्चुअली वीडियो के ऊपर इसका हियरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके जवाब में कोर्ट के तरफ से काफी तथ्य आ गए कि हम 15,000 केसेस इस पीरियड में किए हैं, इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर हमने इतना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, तो हम तो इसको कर सकते हैं। बात यह है, मुझे इसमें हैरानी की बात लगी, क्योंकि आप बता रहे हैं 14 अगस्त का जजमेंट आया कोर्ट का, तो प्रशांत भूषण 27 तारीख को ट्वीट करते हैं इसके बारे में। 27 जून को कोर्ट 14 अगस्त को जजमेंट देता है, और जजमेंट देते हुए कोर्ट 5 अगस्त तक के स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हमने क्या क्या काम किए। मेरी मोटी बुद्धि बताती है कि अगर ट्वीट उन्होंने 27 जून को किया तो रेलेवेंट फैक्ट ये है कि 27 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी किया हो, उसका क्या रेलेवेंस है? मुझे समझ नहीं आया। आप वकील हैं, आपको पता होगा। जी, इस तरह की उटपटांग बातें हैं। ये कोर्ट की जो जैसे ये कोर्ट चल रही है मिश्रा जी का नेतृत्व में, ही इज द प्रिसाइडिंग जज, ये बहुत ही चिंतक बात है। ये आपको व्याकुल करता है, आपको सोच में डालता है कि ये हो क्या रहा है। और ये कोई हम सवाल नहीं कर रहे हैं, खुद ही अपने ऊपर जो है ना सवाल की तीर जो है वो ला रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्या हड़बड़ी है? क्या अरुण मिश्रा जी रिटायर हो जाएंगे तो प्रशांत जी का कंटेम्प्ट सुनने वाला आज के दिन 30 जजों में सुप्रीम कोर्ट में और कोई नहीं बचेगा? यदि ऐसा बात है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, तो फिर प्रशांत जी ने शायद कंटेम्प्ट किया ही नहीं। यदि मिश्रा जी के अलावा और कोई नहीं समझता है कि प्रशांत जी कंटेम्प्ट किया और मिश्रा जी रिटायर होने से उनको सजा नहीं होगा, तो बहुत बड़ा सवाल है कि गलत आदमी केस तो नहीं सुन रहा है, और इनका रिटायरमेंट के पहले केस को निपटाने की जो प्रयास हो रहा है, ये गलत काम तो नहीं हो रहा है। ये एक
मैं कह रहा हूँ ये कॉमन सेंसिकल सवाल है। इतना आपको जिसको कहते हैं अनहोली हरी, ये बात कि वहां जस्टिस गवई ने पूछा कि आप ऐसा, जस्टिस गवई ने प्रशांत भूषण के वकील से पूछा कि आप ऐसा कहीं इंप्रेशन तो नहीं दे रहे कि आप जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस केस का फैसला चाहते हैं? और उन्होंने पलट के पूछा कि सर आप ऐसा कहीं ऐसा इंप्रेशन तो नहीं दे रहे कि इस केस का फैसला हो ना हो जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने से पहले ही हो जाएगा? इस तरह का कुछ वार्तालाप हुआ था, जो बहुत ऑड है। नॉर्मली कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें हुआ नहीं करती, ये बातें पीछे से कानाफूसी के अंदर हुआ करती हैं। लेकिन इस बार कई बातें हुई जो कोर्ट के, मेरे को तो अच्छा ही लगा वो बातें जो पीछे होती हैं उसके बजाय खुल के हुई। जैसे पिछली बार दवे साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि एक खास जज को नाम लेके उन्होंने कहा कि उन्हें जस्टिस नरीमन को कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केस क्यों नहीं दिया जाता। इन चीजों पे बात हुई है। सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में दिन रात होती हैं, ये बातें खुल के हो रही हैं। मुझे एक और चीज इंपॉर्टेंट लगी उस जजमेंट में, 14 तारीख का जजमेंट आया था, लंबा सा जजमेंट है, 109 पेज का जजमेंट। तो अब उसमें 2 ट्वीट हैं। एक ट्वीट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट अच्छे से चीरफाड़ करता है, कहता है कि इसके फैक्ट सही नहीं हैं, हमने तो इतने ज्यादा केसेस सुने हैं, आपने कैसे कहा कि कोर्ट लॉकडाउन में है। वो स्टैटिस्टिक्स देता है और कहता है कि प्रशांत भूषण झूठ बोल रहे थे। चलिए, कोर्ट का मानना है, वैसे अगस्त के स्टैटिस्टिक्स देने का कोई मतलब नहीं था, पर चलिए कोर्ट को सच और झूठ में इंटरेस्ट है इसके अंदर कि ये ट्वीट सच्ची थी कि झूठी थी। कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है मोटरसाइकिल वाले ट्वीट। लेकिन जो दूसरा ट्वीट है 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, जहां प्रशांत भूषण कहते हैं अगर कोई इतिहासकार लिखेगा तो पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और खास तौर पे जो 4 जजेस की भूमिका है उसके बारे में टिप्पणी करेगा। प्रशांत भूषण ने इन चारों जजेस के बारे में लंबा लिखा था। प्रशांत भूषण ने भी 134 पेज का एफिडेविट दिया था और इन चारों जजेस की पूरी डिटेल लिखी थी कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि इन 4 जजेस ने जो काम किया वो इस देश की डेमोक्रेसी को नष्ट करने का काम था। और प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात बहुत लोग कह रहे हैं, उन लोगों की कोटेशंस दी थी, बाकी सब लोगों ने क्या कहा, अखबार क्या कह रहे थे, एडिटोरियल क्या लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे थे, प्रशांत भूषण ने वो सब किया। ऑर्डर में इसका कहीं जवाब ही नहीं। तो 2 ट्वीट है, एक ट्वीट के सच झूठ में मुझे इंटरेस्ट है, दूसरे ट्वीट के सच झूठ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे तो बड़ा ऑड लगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पिछला दिन जब हियरिंग हो रहा था तब प्रशांत जी के वकील ये बात उठाए कि हमने जो इतना लंबा एफिडेविट दिया इसका जिक्र तो ऑर्डर में होना चाहिए। प्रोसेस यही है, जब कोई भी जज ऑर्डर पास करता है, पक्ष ने क्या कहा उसको समरी देते हैं, प्रतिपक्ष ने क्या कहा उसका समरी देते हैं, कोर्ट को क्या लगता है उसका समरी देते हैं और उसके बाद वो ऑपरेशनल जो ऑर्डर है उनका वो पास करते हैं। ये बहुत दुनिया भर में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ऑर्डर का। तो सवाल ये था कि हमने जो कहा वो आपके ऑर्डर में 109 पन्ने में कहीं पर उसका स्थान क्यों नहीं हुआ। तो जस्टिस गवाई ने कहा कि हमें तो दुष्यंत दवे जी ने कहा कि इस एफिडेविट का जो है आपको पूरा देखना नहीं है, आप एक अंश को ही देखिए। मतलब जो पन्ने में जजेस के चिट्ठे खोले गए थे उसको कोर्ट को नहीं देखने के लिए दुष्यंत दवे जी ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को, ऐसा जस्टिस गवाई ने कहा। तो डॉक्टर राजीव धवन ने तुरंत खड़ा हो गया और कहा कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन पन्नों में इतने बेइज्जत करने वाली बात है, मैं इसको पढ़ के सुनाता नहीं हूं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हमारे एफिडेविट को आप 2 टुकड़े में बांट लीजिए, एक टुकड़े को उठा के फेंक दीजिए और दूसरे के ऊपर आप जजमेंट दीजिए, ऐसा हमारा आग्रह नहीं था। और अगर ऐसा होता तो एफिडेविट में लिखा ही क्यों जाता। एफिडेविट में सारी प्रशांत भूषण ने 4 जजेस की पूरी डिटेल दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को मिनिमली इतना तो करना चाहिए था ना कि प्रशांत भूषण ने जज ए के बारे में ये कहा है, जस्टिस मिश्रा के बारे में ये कहा है, जस्टिस केयर के बारे में ये कहा है और ये बात इसलिए झूठी है। बता दीजिए क्यों झूठी है वो सारी बातें, बताते तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं हमें कोई ऐतराज नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कोई ऐतराज नहीं है, आप पूरा एफिडेविट को कर सकते हैं, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन हमारा समझ था कि आपने उस पोर्शन को देखने के लिए मना किया था। तो डॉक्टर दीवान ने फिर उस पोर्शन को पढ़ना शुरू किया
कि फिर आप सुन लीजिए, अभी आप सेंटेंस करने वाले हैं, हमको सजा देने वाले हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए। और वो पढ़ने लगे तो मिश्रा जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये सब मत पढ़िए हमारे सामने, ये सब मत बोलिए, इसमें जाना जरूरी है। और रिक्वेस्ट किया लगभग कि ये मत कोर्ट के सामने लाइए, ये बात कोर्ट के सामने आप प्रकाश में ना बोलिए, क्योंकि वहां वही ट्विटर, लाइव लॉ और कई संगठनों का लोग बैठे हैं जो ट्वीट करेंगे शब्द तो सब एक एक जजों के बारे में। तो बात ये है कि हम तो अन्याय किए हैं, जिसके बारे में एफिडेविट फाइल हो चुका है, लेकिन उसको ना हम हमारे ऑर्डर में लाने देंगे, ना हम आपको कोर्ट में बोलने देंगे। ये है जस्टिस मिश्रा का बेंच का रवैया। और ये जो बात से एक बड़ी बात मुझे ध्यान आई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेणुगोपाल 20 तारीख की कार्रवाई में जो दो बड़ी बातें हुई, एक जो प्रशांत जी वाली बात हुई, उस पर तो हम अभी आएंगे, दूसरी बहुत बड़ी बात कि देश का अटॉर्नी जनरल इस विषय पे अपनी राय देना चाहता था और उसको राय देने से रोका जा रहा था। क्या हुआ एग्जैक्टली आप बताइए। वेणुगोपाल जी को नोटिस मिला था और शुरू से एक कंफ्यूजन चल रहा है कि कोर्ट कौन सी पिटीशन के ऊपर ये कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का कहना था कि हम तो सुओ मोटो, माने खुद अपने केस अपने संज्ञान बोलते हैं इसको, अपने खुद संज्ञान में लिए हैं। लेकिन उसका पहले एक एडवोकेट का एक पिटीशन भी था उस कोर्ट में, और कानून ये कहता है कि कोई भी किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगा तो उसका अनुमति एडवोकेट जनरल या हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो तो अटॉर्नी जनरल से लेना पड़ेगा, और ऐसा कोई अनुमति था नहीं। तो शुरू से बात ये चल रही थी। खैर, उस दिन की सुनवाई में वेणुगोपाल जी को नोटिस हुआ और वो आके बैठे कोर्ट में, और वेणुगोपाल जी इतना तर्क वितर्क बातचीत हो रहा है और कोर्ट एक बार भी नहीं पूछ रहा है वेणुगोपाल जी को। फिर एक बात मुझे याद है कि राजीव धवन जी का लिंक टूट गया वीडियो का, तो फिर कोर्ट सिर्फ ये पूछता है वेणुगोपाल जी को, क्या आपको लगता है कि हमें इनको कुछ समय देना चाहिए? और वो मौका मिला तो वेणुगोपाल जी ने कहा कि हाँ, उनको तो समय आपको देना चाहिए। और फिर वेणुगोपाल जी ने कहा कि इनको आपको सजा ही नहीं देना चाहिए। फिर वेणुगोपाल जी कहने लगे कि मेरे पास 9 जजों का लिस्ट है, और इतने में मिश्रा जी उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, आप और मत दो। मेरे प्रैक्टिसिंग करियर में मैंने किसी कोर्ट को इस तरह का बिहेवियर करते हुए अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल से नहीं देखा कि आपकी बात हम नहीं सुने। एडवोकेट जनरल की बात सुन के आप ना माने, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके अधिकार है, आप जज है। लेकिन वेणुगोपाल जी को बोलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद और एक हादसा हुई, जो ऑर्डर आया शाम को, काफी देर, 2 बजे के पहले 1:30 बजे हियरिंग खत्म हो गई थी, ऑर्डर आती है 6 साढ़े 6 बजे। तो उसमें वेणुगोपाल जी का नाम भी नहीं है कि वो कोर्ट में थे, अपीयर किए थे, अपने वक्तव्य रखे थे। फिर नेक्स्ट डे जाके उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये एक कॉमेडी ऑफ ट्रेजेडी हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम के साथ।